नमस्कार, सुबह के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं इस बुलेटिन को। मैं हूं नीलू और खबरों की शुरुआत लखनऊ से करते हैं, जहां पर अपहरण और फिरौती के बढ़ते मामलों को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने बड़ा एक्शन लिया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सीनियर पुलिस अधिकारियों की अब जिम्मेदारी को बढ़ा दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया है। नए आदेशों के मुताबिक अपहरण की सूचना पर जिले में तुरंत पुलिस टीम बनाए, जरूरत के मुताबिक तुरंत एसटीएफ को भी इसमें लगाया जाए। पूरे मामले की समीक्षा लगातार सीनियर अफसर करते रहे। घटनास्थल के निरीक्षण पर सीनियर अफसर तुरंत जाए। इसके साथ ही आरोपियों की ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर संजीत अपहरण और हत्याकांड का मामला है। पुलिस को मिली 3 अभियुक्तों की कस्टडी की रिमांड। ज्ञानेंद्र, कुलदीप और नीलू की मिली कस्टडी रिमांड। कोर्ट ने पुलिस को 48 घंटे की कस्टडी रिमांड दी है। तो बड़ी खबर आ रही है। संजीत अपहरण हत्याकांड में पुलिस को 3 अभियुक्तों की कस्टडी मिली है। ज्ञानेंद्र, कुलदीप और नीलू की ये कस्टडी पुलिस को मिली है। कोर्ट ने पुलिस को 48 घंटे की रिमांड दी है। बातचीत करने के लिए श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। श्याम, क्या खबर मिल रही है इन तीनों को लेकर? देखिए, इनकी कस्टडी रिमांड की पुलिस ने अर्जी दी थी, जिसको कि पुलिस ने मंजूर कर दिया है और आज सुबह 8 बजे की अवधि से शुरू हो जाएगी इनकी कस्टडी रिमांड और 48 घंटे के लिए पुलिस ने इनकी कस्टडी दी है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने खुलासा जरूर कर दिया था, लेकिन तमाम सवाल ऐसे थे जिनके सब जवाब लगातार नहीं मिल रहे थे। जैसे कि अभी तक संजीत की लाश बरामद नहीं हो पाई है, संजीत का मोबाइल फोन बरामद नहीं हो पाया है, संजीत के साथ जो दूसरा सामान था वो कुछ बरामद नहीं हो पाया और परिजन लगातार पुलिस के खुलासे पर सवाल उठा रहे थे। ऐसे में पुलिस ने इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए इनकी कस्टडी ली है और अब कस्टडी के दौरान पूछताछ करके पुलिस लाश बरामद कराने का प्रयास करेगी और बाकी जो सामान है उन्हें खोजने का प्रयास करेगी कि जिससे कि स्थापित हो सके कि ये हत्याकांड को इन लोगों ने कहां पर अंजाम दिया था, किस तरीके से लाश को फेंका था। और पुलिस कप्तान से जो हमारी बात है, उनका कहना यह था कि कस्टडी रिमांड के बाद भी अगर कुछ नहीं निकलता है तो आगे की जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो करते हुए इनका जो पॉलीग्राफी टेस्ट है उसके लिए भी अप्लाई किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो 3 लोगों की कस्टडी पुलिस को अब मिली है और पुलिस बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेगी। और अमरोहा के थाना देहात इलाके के बिकनी गांव में कक्षा 11वीं के छात्र वरुण की उसके सहपाठी भानु ने आपसी रंजिश में गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि भानु ने स्कूल में मोबाइल को लेकर हुए झगड़े का बदला लेने के लिए वरुण की हत्या की थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शव को मृतक के गांव के ही जंगल से बरामद किया है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। बोले नहीं, अब तो घर जाओ, आप सुबह बात। अब बॉडी कैसे मिली? बच्चे ने बरामद कराई जाके मौके पे? उसी बच्चे ने बरामद कराई है बॉडी। क्यों सा बच्चा रात 8 बजे से उसमें थाने में बैठा। तो क्या गला घोट की हत्या की है? गला घोट की हत्या की है, तार से करी है, डंडे की चोट है चेहरे पे। अच्छा, क्या पुलिस समय से अगर संज्ञान लेती तो हमारा लोड़ा जिंदा होता। अगर पुलिस रात संज्ञान लेती तो हमारा लोड़ा हो सकता है जिंदा होता। पुलिस ने लापरवाही की? पुलिस ने शर्मा दरोगा ने लापरवाही करी है। शर्मा दरोगा ने पैसा। थाना देहात क्षेत्र में 2 सहपाठियों में मोबाइल को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें कि एक छात्र ने दूसरे छात्र को घर से बाहर बुलाया और बहाने से उसके घर के पीछे ले जाकर तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। जब मृतक छात्र घर नहीं पहुंचा तो उसके परिजनों ने उसकी तलाश की, पुलिस को शिकायत की। पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए जो आरोपी छात्र है उससे पूछताछ की और उसकी निशानदेही पे शव को बरामद किया है। इसमें पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और जो आरोपी छात्र है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे कार्रवाई इसमें की जा रही है अभी। और हरदोई के सांडी थाना इलाके में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। इस क्षेत्र में एक गांव में सगे ताऊ ने अपनी 3 वर्षीय भतीजी के साथ दुराचार किया। वहीं बच्ची की हालत फिलहाल नाजुक होने के कारण उसे इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी ताऊ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना घटी है। उसके पिता द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें बताया गया है कि बच्ची के ताऊ, जो कि अविवाहित था, उसके द्वारा यह घटना कारित की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त की तलाश शुरू कर दी है। बच्ची को फिलहाल मेडिकल के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। भूमि पूजन के सवाल उठाते हुए इसे संविधान की शपथ का उल्लंघन बताया। ओवैसी ने कहा कि बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत ना करें। भूमि पूजन के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के शिरकत करने से देश की जनता में एक संदेश जाएगा कि वो एक फेथ को मानते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर वो कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर अयोध्या जा रहा हूं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जाना चाहते हैं तो कह दे कि मैं व्यक्तिगत तौर पर अयोध्या जा रहा हूं। संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है। और अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहां पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। और ओवैसी के बयान के बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान भी सामने आया है। क्या कहा मोहसिन रजा ने, सुनते हैं उनको। बाज आना चाहिए। उन्होंने जो प्रश्न, मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति से बाज आना चाहिए। उन्होंने जो प्रश्न उठाया है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और भूमि पूजन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के दौरे को, जिसको उन्होंने संविधान की बात करते हुए असंवैधानिक बताया है, मुझे लगता है असदुद्दीन ओवैसी का बयान असंवैधानिक है। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय होने के बाद आज देश के करोड़ों लोगों की आस्था प्रभु श्री राम में है और बहुसंख्यक लोगों ने बुलाया है। इससे पहले अल्पसंख्यकों ने जब बुलाया था इंदौर में मस्जिद में भव्य आयोजन में, तब भी प्रधानमंत्री शरीक हुए थे। और दुनिया में आपको पता होगा इस्लामिक मुल्क अबू धाबी, वहां पर भी बुलाया गया, यूएई में भी गए, वहां मस्जिद में भी गए। और 5 अगस्त के अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले भूमि पूजन में संगम का जल और मिट्टी ले जाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए विहिप के पदाधिकारी आज सुबह 10 बजे संगम से 11 लीटर पवित्र जल और संगम की मिट्टी एकत्र करेंगे, जिसे सबसे पहले विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा स्वर्गीय अशोक सिंघल के आवास महावीर भवन में रखा जाएगा, जिसे बाद में विहिप के काशी प्रांत कार्यालय केसर भवन में लाया जाएगा, जहां से 30 जुलाई को विहिप के पदाधिकारी संगम का जल और मिट्टी लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। हम आपको बता दें कि ये संगम का जल राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रयोग में लाया जाएगा। 10 बजे के आसपास यहां से कार्यकर्ता जाएंगे संगम का जल लेंगे, वहां से उसकी मिट्टी लेंगे और साथ ही इस काशी क्षेत्र के भिन्न भिन्न प्रखंडों से, स्थानों से, जहां जहां पवित्र स्थान है वहाँ से वहाँ की मिट्टी लाएंगे और महावीर भवन में पहले उसको रखा जाएगा। उसके कुछ देर रह करके फिर वह यहाँ पर केसर भवन में आएगा और केसर भवन से ही 30 जुलाई को यहाँ से कार्यकर्ता अयोध्या उस मिट्टी को लेकर जाएंगे और यहाँ पर भव्य कीर्तन, भजन और रात में दीपावली की तरह यहाँ पर अवसर मनाया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने वाले हैं और इस भूमि पूजन में संगम की मिट्टी और संगम का जल भी प्रयोग किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को दी गई है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी संगम तट पर जाएंगे सुबह 10 बजे और वहां पर मिट्टी के साथ ही साथ गंगा जल लेंगे, संगम का जल लेंगे और उसको लेकर सबसे पहले महावीर भवन जाएंगे। महावीर भवन वो जगह है विश्व हिंदू परिषद के लिए जो कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे स्वर्गीय अशोक सिंघल का आवास है। वहाँ पर जयकारे के साथ संगम की मिट्टी और संगम का जल ले जाया जाएगा, जो कि उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के काशी प्रांत के कार्यालय केसर भवन लाया जाएगा। रात भर मिट्टी और संगम का जल यहाँ रखा जाएगा और अगले दिन सुबह यानी 30 जुलाई को
वीएचपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी उसको लेकर अयोध्या जाएंगे, जो कि भूमि पूजन में प्रयोग किया जाएगा। प्रयागराज का अयोध्या और राम मंदिर आंदोलन से गहरा नाता रहा है, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन के जो भी प्रमुख निर्णय हुए हैं वो इसी धरती से हुए हैं, इसी कार्यालय से तमाम निर्णय लिए गए हैं। यहाँ पर कुंभ, अर्धकुंभ और इसके साथ ही साथ माघ मेला लगता है, वहाँ पर संत सम्मेलन और धर्म संसद होती है, उसमें भी कई बार राम मंदिर को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं, कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। 2019 में जब राम मंदिर पक्ष में फैसला आया, उसके बाद 2020 के माघ मेले में यहाँ एक बार फिर से राम मंदिर का मॉडल रखा गया था और लोगों के बीच जन जागरण किया गया था। और अब जब उसी मॉडल के आधार पर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, तो प्रयागराज में भी लोगों में खुशी है। इस दिन यहाँ पर भी जश्न होगा, मठ मंदिरों और लोगों के घरों में पूजा अर्चना की जाएगी, भजन कीर्तन होगा और देर शाम लोगों के घरों में दिए जलेंगे। संगम तट पर भी दीपदान किया जाएगा। इसके साथ ही साथ महावीर भवन और केसर भवन में भी लोग दीपदान करेंगे और यहाँ पर दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और अब आपको अयोध्या के पावन धरा से आई एक शानदार तस्वीर दिखाते हैं। भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की खुशी वैसे तो गली गली में देखी जा सकती है, लेकिन एक नौजवान अपने तरीके से भगवान के मंदिर के शिलान्यास की खुशी को जाहिर कर रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो सिर्फ इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन एक भूमि पूजन की खुशी में इन्होंने एक खूबसूरत गाना कंपोज किया है। गाने का नाम है राम रॉक्स। कब से राहें देखते थे, आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला। राम में है सब यहाँ, राम में है सब यहाँ। कब से राहें देखते थे, आओगे जब तुम यहाँ, होगा तब ये फैसला। राम में है सब यहाँ। बोलो राम राम राम, जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। आस्था तुमसे जुड़ी तो जाएंगे अब हम कहाँ, तुमको पूजे तुमको जाने, कह रहे हैं सब यहाँ, कह रहे हैं सब यहाँ। राम के आने से अयोध्या पावन हुई, राम के आने से अयोध्या पावन हुई। हर तरफ हर जगह खुशियाँ छा गई, आओ हम सब करें वंदना राम की। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, जय राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। तो ये भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की जो खुशी है वो नौजवानों में दिखाई दे रही है। और राम की पैड़ी पर इतना खूबसूरत नज़ारा शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो, क्योंकि आमतौर पर जब जय श्री राम की गूंज होती है, जयकारे लगते हैं, उससे बहुत अलग है ये आवाज़। ये नौजवानों की आवाज़ है जो अयोध्या के रहने वाले हैं और खुशी है उनकी जो जाहिर हो रही है म्यूजिक के जरिए। प्रयास ये है कि तरीका चाहे जो कुछ भी हो, तरीका चाहे रामार्चन करने का हो, रामायण के पाठ करने का हो, या फिर अपने गाने के जरिए भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की खुशी जाहिर करने की हो। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या। और भारतीय रेलवे ने मालगाड़ी से ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है। रेलवे से सामानों की ढुलाई का रेट कम होने की वजह से कारोबारियों ने इसे चुना। सस्ती ढुलाई की वजह से आम आदमी को भी फायदा हुआ है। इससे जरूरी सामानों की कीमतों में भी कुछ हद तक कमी आ रही है। रेलवे ने इस बार 3.13 मिलियन टन सामानों की ढुलाई की, जो कि पिछले साल की तुलना में थोड़ा ज्यादा है। बात अगर साल 2019 की करें तो जुलाई 2019 के 3.12 मिलियन टन माल की ढुलाई रेलवे ने की थी। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं बदमाशों के हौसले बुलंद है। मुजफ्फरनगर में सेल्समैन पर हमला किया गया तो गाजियाबाद में सपा नेता को निशाने पर लिया गया। सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात, गोलीकांड का लाइव फुटेज, पेट्रोल पंप पर दिल दहलाने वाली तस्वीर,
तीसरी आंख में कैद हमले का वीडियो। सेकंड के वीडियो का खूनी राज। कैमरे में कैद हुआ हमलावर। मुजफ्फरनगर में तीसरी आंख में वो तस्वीर कैद हुई है जो बताने के लिए काफी है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। बुढ़ाना कोतवाली के इसी पेट्रोल पंप पर ये दो बाइक सवार गाड़ी में तेल भरवाने के लिए आते हैं और चंद सेकंड में सेल्समैन के साथ विवाद होने पर पहले मारपीट करते हैं और फिर गोली मारकर उसे घायल कर देते हैं। देखिए कैसे कुछ ही सेकंड में बाइक सवार वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं और पूरी वारदात पंप पर लगे कैमरे में कैद हो जाती है। ये सेलमैन तेल डाल रहा था जी। तेल डालने के बाद में 100 रुपये का तेल लिया उन्होंने। 100 रुपये का तेल लेने के बाद में फिर उसको कहा अंदर चलो। अंदर चलने के बाद में उसको गोली मार दी। अच्छा, कितने बदमाश थे? 2 बदमाश थे। मुंह बांध रखा था, डर के रखा था। अच्छा, लूट भी की गई है सीसीटीवी? लूट का तो बाद में पता लगा। अभी तो सेलमैन वो मेरा अंदर है। गोली लगने के बाद सेल्समैन को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका उपचार चल रहा है, लेकिन पुलिस अभी तक बाइक सवारों का पता नहीं लगा पाई है और जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। तो हम वहां गए तो जिसकी गोली लगी हुई थी वो थोड़ा उसने बताया कि जी 100 रुपये का तेल डलवाया था और 100 रुपये के पैसे देने के पीछे विवाद हुआ है। बोले कि अंदर चल, बाकी विवाद होने पे उसकी गोली मार दी। मैं गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया बाइक का और वो किधर गए क्या गए ये नहीं बता पाया। वहीं गाजियाबाद में भी समाजवादी पार्टी के नेता दिशांत त्यागी और उनकी बेटी पर हुए हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में देखिए कैसे दिशांत की कार पहले आकर रुकती है, परिवार के लोग पहले उतरकर अंदर जाते हैं, फिर दिशांत उतरकर जैसे ही आगे बढ़ता है पीछे से आई कार से कुछ लोग उतरते हैं जिसमें लाल टी शर्ट पहने इस शख्स के हाथ में तमंचा भी है, जिसके बाद एक शख्स दिशांत पर हमला कर देता है और हमलावर चंद सेकंड में ही कार में बैठकर फरार हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद की ये घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई हैं। देखना होगा पुलिस कब तक मामले का खुलासा करती है और आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। गाजियाबाद से अमित राणा के साथ मुजफ्फरनगर से दिनेश पवार, न्यूज़ 18। और संभल के किर्तिया गांव में शिव मंदिर में बाबा की कुटिया में चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची डायल 112 के कर्मचारी ने हिम्मत और तकनीक के सहारे आग पर काबू पाया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं कि आग लगी, गैस सिलेंडर की वजह से ये आग लगी। हालांकि 112 नंबर की जो तमाम पुलिसकर्मी थे वहां पर पहुंचे और किसी तरह से भी आग पर काबू पाया। तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।